नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अमूमन तो मैं शुक्रवार के रोज डेटा की बात करता हूं, लेकिन आज डेटा की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव। और पहली बार मैंने पिछले 10-12 साल में देखा कि बीजेपी, उसका जो शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ दो ही हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं। हालांकि कृष्ण भगवान को भी रणछोड़ जी बोला जाता है, लेकिन ये रण जो छोड़े हैं ये टैक्टिकल नहीं, ये तो जवाब साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग रण छोड़ के क्यों भागे हैं। हरियाणा से जिस तरह से पलायन किया है ना केवल मोदी जी और अमित शाह ने, बल्कि बाकी पलटन भी गायब है। इनको ये बहुत लेट समझ में आया कि खट्टर जी लाइबिलिटी हैं, खट्टर जी की एंटी इनकम्बेंसी है। तो अब खट्टर जी हालांकि पोस्टर से, पीछे बैनर से गायब किए जा रहे हैं, खट्टर जी की फ़ोटो हटाई जा रही है, लेकिन अब लेट हो चुका है। जो उसमें जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। हरियाणा के नतीजों के मायने, क्योंकि देखिए अब जो ये केवल एक थोड़ा मतलब बहस ही का विषय रहेगा कि कांग्रेस की 50 सीट आती हैं कि 60 सीट आती हैं कि 65 सीट आती हैं कि अर्थात कांग्रेस की वहाँ सरकार बन रही है और बीजेपी की वहाँ बुरी हालत हो रही है। इसमें अब कोई वो नहीं है शको शबा। मतलब कल एक अजीब सा तो वाकया ये हुआ कि अशोक तंवर, जो कई पार्टीज़ में, जो कांग्रेस में थे, फिर 2019 इलेक्शन के समय उनको ठीक नहीं लगा, फिर कांग्रेस से निकले, फिर वो अपनी पार्टी भी बनाए, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में भी गए, फिर वो आम आदमी पार्टी में भी गए और अंतोगत्वा वो भाजपा में चले गए थे। उन्होंने तो कल मतलब हरियाणा के उसको याद दिला दिया कि आया राम गया राम। हरियाणा को अगर टैग मिला था कि हरियाणा के लोगों को, तो वो गलत नहीं मिला था। 1 बजे तक वो बीजेपी की सभा में जाके जोर जोर से भाषण दे रहे थे और 2 बजे आके कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो ये तो मतलब उन्होंने सिद्ध किया कि कुछ तो है हरियाणा में, जहां आया राम गया राम की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने ये बात की। अब इस हरियाणा चुनाव के नतीजों के मायने क्या होने जा रहे हैं, आज इसी पे चर्चा कर लें। पहला, ये बिल्कुल स्पष्ट होने जा रहा है, इस चुनाव से स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र में अब कौन सी पार्टी शासन करेगी, ये भी अब तय हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जैसे आप अगर दो तीन चीज़ें इंडिकेटर इसलिए हैं कि अगर आप किसान आंदोलन की बात करें, और ये आंदोलन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ का जो इस समय जो मैंडेट आ रहा है उसका एक बड़ा कारण वो आंदोलन रहा है। जैसे इसको अगर कंपेयर करें अन्ना आंदोलन से, दिल्ली में अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस को 2014 में सत्ता से हटाने में एक बड़ा काम किया था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोनों में एक फ़र्क यह है, और मैं इसलिए उस फ़र्क को मान रहा हूँ कि किसान आंदोलन जेन्युइन था, किसान थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अन्ना आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, और वो अब साफ हो गया है। तो पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से कि केंद्र में अब कौन वो करेगा और आंदोलन से का महत्व क्या है, वो शायद लोकतंत्र में एक बार फिर से लोगों की समझ में आएगा। देर से सही, लेकिन किसान आंदोलन का ये इफेक्ट है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इफेक्ट किसान आंदोलन है। दूसरा, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट है और फ्रिंज प्लेयर और कोई प्लेयर नहीं है। जैसे आप यूपी कर लीजिए, बिहार कर लीजिए, कहीं पे भी आप पंजाब कर लीजिए, हर जगह एक और पार्टीज़ हैं, महाराष्ट्र कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। और जो यहाँ की हरियाणा की जो बाकी पार्टीज़ हैं वो फ्रिंज से भी गई बीती हालत में उनकी होने जा रही है। अब जैसे INLD कर लीजिए, अगर एक समय में INLD ने रूल किया है भाई हरियाणा को, आज INLD को जगह मिलना मुश्किल हो रहा है, ज़मीन नहीं मिल रही है। JJP अभी मतलब इस समय जो सरकार चल रही है, पिछले इलेक्शन में बीजेपी के साथ मिलके सरकार के हिस्सा रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आज कहाँ हैं। तीसरा, आम आदमी पार्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली और पंजाब, जो दोनों सूबे जो हरियाणा को, एक तरफ दिल्ली एक तरफ पंजाब, दोनों तरफ से होते हैं, सबसे अफेक्टेड होना चाहिए था, उसकी दोनों जगह सरकार है, लेकिन वो भी हाशिए पे जाने वाली है। और तीसरे एक पार्टी का मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, बीएसपी हरियाणा में आज से नहीं। देखिए बीएसपी के जो कर्णधार थे, जिन्होंने इस बीएसपी को अपनी बहुत मेहनत से, बहुत लंबे संघर्ष के बाद स्थापित किया था, उनका नाम था काशीराम जी। काशीराम जी मूल रूप से पंजाब के थे, तो पंजाब हरियाणा की बेल्ट में उनका बहुत काम है, मतलब एक समय उत्तर प्रदेश से ज़्यादा काम था उनका। अब बीएसपी जो है उसको एक चीज़ और जान लीजिए,
बीएसपी की स्थिति खराब होने वाली। और मैं खराब इसलिए बोल रहा हूं कि 2019 जो सबसे खराब इलेक्शन था बीएसपी के लिए, वहां पे भी बीएसपी को 4.21% वोट मिले थे। 2019 विधानसभा हरियाणा इलेक्शन की बात कर रहा हूं। और जो इंडियन नेशनल लोकदल है, मतलब देवीलाल जी या चौटाला जी की पार्टी, उसको 2.44% वोट मिले थे। बीएसपी को आईएनएलडी से ज़्यादा वोट हरियाणा में मिले थे, ये याद रखिएगा। बीएसपी का मैं एक दो आपको उल्टा चलता चल रहा हूँ। बीएसपी 2014 में 4.4% वोट थे, एक सीट थी। तो बीएसपी के वोट 4% से ऊपर हरदम रहे हैं। 2009 में बीएसपी को 6.73% वोट मिले थे, एक सीट मिली थी। और याद दिला दूं कि 2009 में बीजेपी को 9.04% वोट मिले थे, केवल 4 सीट मिली थी। 2009 की बात है, कोई पुरानी बात, क्या नेहरू के पुराण से पहले की नहीं कर रहा हूं, अभी की बात। 2005 में बीएसपी को 1 सीट, बीजेपी को 2 सीट। और 2000 में जब एनडीए की सरकार थी, अटल जी की सरकार थी, जो सब लोग जिसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, उस समय बीएसपी को 1 सीट और बीजेपी को 6 सीट मिली थी। ये मैं इसलिए आपसे कहा कि अब इसको एक दूसरे तरह से देख सकते हैं। 2019 के चुनाव तक कहीं ना कहीं 3 जो लाल थे हरियाणा के, वो कुछ ना कुछ एक्टिव रहते। बंसी लाल जी हैं तो किरण चौधरी जी ये कहीं थे, देवीलाल जी, पूरा चौटाला खानदानी है वहाँ पे, भजन लाल जी, कुलदीप बिश्नोई, उनके दूसरे, बोले सारे लोग एक्टिव। अब मुझे लग रहा है कि हरियाणा के 3 लाल का अब कोई मतलब वर्चस्व कह लीजिए उनका अब नहीं रह गया है। अब वो हरियाणा में अब इतिहास बन जाएंगे ये तीनों लोग। और ये लोग एक समय कंट्रोल करते थे हरियाणा के पॉलिटिक्स को। तो ये तो दूसरा हुआ। अब तीसरा सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण है, क्या मोदी जी एसेट की जगह लायबिलिटी हो गए। मोदी जी अब भार हो गए हैं और राहुल गांधी की जबरदस्त गुडविल वापस आई है। अब मैं 5 चीज़ें मोदी जो 5 चीज़ जल्दी से कंपेयर कर दूँ। मोदी जी का जो गाली गलौज बार बार देते हैं और रोना रोते हैं, वो सबको समझ में आ गई कि ये गाली खुद देते हो और दूसरे को कहते हो गाली दे रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो है झूठ। सर्वोच्च पद पे बैठ के जितने आसानी से खुद ही झूठ नहीं बोलते हैं, सारे लोग झूठ बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको आंख भी, पलक भी नहीं झपकती है झूठ बोलने में। वो झूठ अब सबकी समझ में आ गई, जनता को समझ में आ गया कि ये जो नेतृत्व है, ये जो हमारे नेता हैं, ये झूठ बोलते हैं। तीसरा है, जो मेरे हिसाब से सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग होता है, वो भी अब कल ही खुल गई है, सबके सामने है कि किस तरह से बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह मिलके, चाहे वो सरकार की कोई भी संस्था हो, उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, बिल्कुल साफ साफ है। वो लाभार्थी करके आप डीएम के, वो तो है ही, सीबीआई ईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर आप डीएम के ही थ्रू लाभार्थी को बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो सब इफेक्ट करती हैं। चौथी मेरे हिसाब से जो मक्कारी है, मक्कारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका मुझे वो सबसे वो लगा, इट इज़ नॉट क्लेवरनेस, वो आपका सयानापन है। मक्कारी की जगह सयानापन कह लीजिए। जो आप सयाना बनते हैं ना कि इलेक्शन को हम लंबा कर देंगे, हम इलेक्शन को 7 फेज़ में कर देंगे क्योंकि मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, मैं सब जगह जाके इलेक्शन कैंपेन करूँगा। आपने लंबा करने का असर देख लिया था ना, आपको सीख ले लेनी चाहिए थी वहाँ से कि आपका जितना चेहरा दिखेगा उतने वोट कटेंगे। और दूसरा, आपकी जो मक्कारी है ना, इलेक्शन साथ नहीं करवाना। गुजरात और हिमाचल का होना है तो हिमाचल का पहले 20-25 दिन पहले करा लो, गुजरात में अनाउंसमेंट करने लगो, उसको वहाँ इफेक्ट करने लगो। ये सब मक्कारी अब लोगों की समझ में आ गई है। ये आपका जो सयानापन है। अभी आप महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं करा रहे हैं कि वहाँ लाडली बहना योजना का दूसरा पैसा कर दो, ये कर दो। ये सयानापन अब आपका जो मक्कारी है वो लोगों की अब समझ में आ गई है। और पाँचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, वो जो टीना से हीना का सफ़र। अब आप पूछेंगे टीना से हीना क्या? देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। ये कहा जाता था ना मोदी, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। अब क्या हो गया? ही इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव। मिस्टर मोदी इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव। ये बिल्कुल क्लियर है। तो वो हीना जो है, ही इज़ नॉट ऑल्टरनेटिव। ये जो सफ़र है, क्योंकि मोदी जी पिछले 3 इलेक्शन से इलेक्शन एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे मानते हैं। देश आगे बढ़ेगा, हम और तरक्की करेंगे, कांग्रेस से स्पेसिफिक चीज़ों पे नहीं बोलते हैं, जनरल बातें। वो देखिए पाकिस्तान आ गया है, हिंदू धर्म पे खतरा है, वो बांग्ला, स्पेसिफिक नहीं। महंगाई कब होगी, वो बेरोजगार क्या होगा, तेल क्या होगा, उस पर कुछ नहीं।
2014 से पहले जब रन अप था तब बोलते थे स्पेसिफिक, अब वो बोलना बंद कर दिया है। अब इसके सामने राहुल गांधी खड़े हैं, उनकी भी बात कर लें, 5 पॉइंट उनके भी कर लें। राहुल गांधी की जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी जो आज पूंजी है, उनका ज़बरदस्त कनेक्ट हो गया है आम व्यक्ति से। आम आदमी से राहुल गांधी का जो कनेक्ट है वो हाल के दिनों में इस देश में किसी नेता का नहीं है इस समय। दूसरा यह है कि राहुल गांधी जुमलेबाजी नहीं करते। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं बहुत इस पर स्पीच एक समय में मोदी जी की बहुत अच्छी सबको लगती थी, अटल जी की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन राहुल गांधी का ये पक्का है कि वो जुमलेबाज नहीं है कि झूठ बोल के निकल जाना, बाद में कहना कह रहे वो तो इलेक्शन के लिए बोला था, अभी उसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन ही सेज ही मीन्स। दूसरा मुझे एक और लगता है जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से राहुल गांधी की रीच और मारक क्षमता बढ़ गई है। अब पूछिए कैसे? देखिए, एक तो यह है कि वो निर्विवाद रूप से अब इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में है। वो गठबंधन को प्रमोट करते हैं, वो इंडिया की बात करते हैं। वो जब लोकसभा में खड़े होते हैं तो कहते हैं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो अब मुझे चिंता तृणमूल कांग्रेस की भी और मुझे चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। तो वो एक स्टेचर जो राहुल गांधी का है एलओपी से। चौथी बात, सवालों से घबराते नहीं हैं। ये बात सब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे तो सवाल क्या पूछोगे? सवाल पूछोगे तो तुमसे पहले बोल के रखेंगे कि आम और क्या क्या बेवकूफ़ी के सवाल पूछना, मैं बेवकूफ़ी के जवाब दूंगा। सवालों से नहीं घबराते हैं, चाहे सवाल जितने भी टफ हों। ही हैज़ द कमिटमेंट, एबिलिटी एंड नॉलेज टू फेस एनी क्वेश्चन। दिल की ईमानदारी, ये बिना कमिटमेंट के नहीं होगा। और आखिरी बात, जो 5वीं बात है, स्पेसिफिक इश्यूज पर बात करते हैं। स्पेसिफिक इश्यूज हैं, खासकर आर्थिक मामलों पर। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी का हिना से टीना का सफर हुआ है। ही इज नॉट द ऑल्टरनेटिव। एक होता अरे यार राहुल गांधी, नहीं, ही इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू राहुल गांधी इन टुडेज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। राहुल गांधी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी की कर रहा हूं। और एक और इसके साथ हुआ, इसके साथ एक और चीज, जो बाकी दावेदार थे ना, नीतीश जी, उन्होंने अपनी क्या गत कर ली। चंद्रबाबू नायडू क्या गत हो गई। अपने अरविंद केजरीवाल क्या गत हो गई। ममता जी, सीटें ज़रूर आई हैं लेकिन वो इस समय उस रेकनिंग में नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई अब चैलेंज करने वाला भी नहीं विपक्ष में। देयर इज नो अदर लीडर। जो शरद पवार की एज बहुत हो गई और शरद पवार अब एक्टिव पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं है। चौथी बात, जो मेरे हिसाब से जो हरियाणा के मुद्दे इस बार आए हैं, वो मुद्दे मेरे हिसाब से इस इलेक्शन के बाद वो देश के मुद्दे भी हैं। वो देश के मुद्दों पे बात, ये इलेक्शन हो रहा है वो हरियाणा, लेकिन हरियाणा ने रास्ता दिखाया है। बहुत सालों तक इस देश को रास्ता बिहार ने दिखाया था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार हरियाणा रास्ता दिखाने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में स्पेसिफिक पर बात हो रही है, निश्चित चीज़ों पर बात हो रही है। जय जवान की बात हो रही है, तो जय जवान क्या हो रही है? अग्निवीर की बात हो रही है। अग्निवीर का मतलब बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। जय जवान, अग्निवीर, बेरोजगारी, ये नेशनल इश्यूज हैं। ये हरियाणा इस पर नहीं है, लेकिन हरियाणा में इससे सबसे ज़्यादा हरियाणा ने झेला है, तो हरियाणा इस पर अपना जनमत इस तरह से दे रहा है। जय किसान, जय किसान का क्या है? महंगाई और असमानता, जो ज़बरदस्त महंगाई है और जो किसानों का कोई जगह नहीं है, और असमानता। किसान को दोगे 5 किलो अनाज और उधर जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं 16 लाख करोड़ का कर्जा उनका माफ़ करोगे, तो ये असमानता की बात। क्योंकि ये स्पष्ट होता जा रहा है कि ये जो सरकार है, क्रोनी कैपिटलिज्म, कुछ एक चंद, और वो चंद का मतलब 10-15 से ज़्यादा नहीं, 10-15 उद्योगपतियों के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। और तीसरा, जय पहलवान नया एक नारा निकला है हरियाणा से। जय पहलवान सिंबलाइजेस भ्रष्टाचार। इट सिंबलाइजेस बीजेपी और मोदी जी का वो विद्रूप चेहरा, जिसमें अपराधी को संरक्षण दिया जाता है, जिसमें असंवेदनशीलता आती है, जिसमें ये चेहरा बिल्कुल खुल के जय पहलवान में है। और भ्रष्टाचारी को आगे किस तरह से आप बढ़ाते हैं, अपराधी को किस तरह से आप आगे बढ़ाते हैं, यह और जो नेशनल इश्यूज भी बनेंगे। मेरे हिसाब से हरियाणा के चुनाव के तीनों जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, असमानता और भ्रष्टाचार, ये नेशनल इश्यूज पे ये इलेक्शन हो रहा है, और जो हरियाणा से हमें राह दिख रही है। अब मैं अंतिम बात कर दूं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की वो सारी कमियां, बुराइयां
जिसकी वजह से कांग्रेस 44 सीट पर आ गई थी। एक समय 400 से ऊपर सीटें हुआ करती, 44 सीट पे आई थी। अब बीजेपी उन सब बुराइयों, उन सब कमियों को कई गुना बीजेपी में वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और ज़्यादा फूहड़ ढंग से दिखाई दे रही हैं। फ़र्क देखिए, मैं बता दूं, फ़र्क जो मुझे लगता है, कांग्रेस को बहुत बार ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन घास की तरह, वो एक घास नहीं कहते जिसको पार्थेनियम बोलते हैं वैसे, लेकिन कुछ लोग ऑस्ट्रेलियन घास भी बोलते हैं, कि कहीं हवा ठीक ठीक दिखती है, थोड़ा पानी पड़ता है, वो अपने आप उग जाती है। कांग्रेस इस देश में पिछले 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी को जरा भी हवा अपने पक्ष में दिखाई देती है, कांग्रेस लहलाती हुई खड़ी हो जाती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो बाउंस बैक कर लेगी, लेकिन कांग्रेस 44 सीट पे आई थी, कांग्रेस को फिर वापस जाना है, वो बाउंस बैक कर लेगी। लेकिन बीजेपी का जो सफ़र 84 में 2 सीटों से शुरू हुआ था, जिसको 2019 में 303 सीट तक गया था, 35 साल टाइम लगा था, 35 साल में 2 सीट से 303। लेकिन अब जब बीजेपी अगर सत्ता से बेदखल होगी तो उसको 272 का आंकड़ा आने में कम से कम 70 साल लगेगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ग्रास नहीं है। वहाँ पे लोग अपने स्वार्थ के लिए आज बता रहे हैं कि मैं जाके ऐसा काम करता हूँ और मैं जाके शाखा में वर्जिश करता हूँ, लेकिन ये सारे लोग वो हैं जैसे तंवर साहब आए हैं, वैसे बहुत सा इस तरह से देश में होगा। लेकिन हरियाणा इस देश को एक डिसाइसिव रास्ता दिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।